जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, ये खान सर का ये आज का चौथा सेट है। आपको पता है कि हमारे चैनल पर अभी लगातार BSSC का सेट चलाया जा रहा है, जिसमें 2 बुक को कवर किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का अभी 20 सेट करवाया जा चुका है और ये एक तरफ खान सर का भी सेट चल रहा है। 1 से 2 दिन में जो है दोस्तों, मतलब आपको वॉल्यूम 2 भी शुरू कर दिया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ अगर BSSC के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस या फिर आपको जितने भी सेट प्रैक्टिस करवाए गए हैं देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के आप देख सकते हैं। इस वीडियो का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? कहता है कि जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका, कालीबंगा है, दैमाबाद है, लोथल और आलमगीरपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा से। प्रश्न क्या है कि जूते हुए खेत का प्रमाण। तो जूते हुए खेत का प्रमाण जो है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, कालीबंगा है कहाँ? तो कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, है। ये कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में। इसका जो सबसे पहले खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने किया था। किसने? अमलानंद घोष ने जो है कालीबंगा की खोज 1952 ईस्वी में किया था, जबकि 1961 से 1969 के दौरान जो है BK थापर और बीबी लाल, किसने? BK थापर एंड BB लाल ने इसकी उत्खनन का कार्य किया था। ध्यान में रखिएगा। एक है दैमाबाद। तो दैमाबाद कहाँ है? तो दैमाबाद जो साइट है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में है। जबकि लोथल जो कि सिंधु सभ्यता का आप ये कह सकते हैं कि सबसे प्रथम डॉकयार्ड पतन या फिर बंदरगाह जो कि गुजरात में जो है गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। और तीसरा जो चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे। कहते हैं कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 सारनाथ में। पहला उपदेश की बात आए तो पहले तो आप ध्यान में रखेंगे कि महात्मा बुद्ध की जो जन्म हुई थी 1563 BC में हुई थी, है ना। कहाँ हुई थी दोस्तों? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में जन्म हुई थी। कुशीनगर में इनका क्या हो गया था? महापरिनिर्वाण या मृत्यु कह सकते हैं। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ध्यान में रखेंगे। जबकि प्रथम उपदेश की बात आएगा तो ये कहाँ हुआ था? सारनाथ में इनको प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? तो इसमें आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3। ये महिला थी, क्या नाम था इनका? सरोजिनी नायडू। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये भाग इन्होंने लिया था। अच्छा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? तो 1931 में। ध्यान में रखिएगा। पहला हुआ था 1930 में, 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में। आपसे प्रश्न पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अब आप तो भीमराव अंबेडकर लगाएंगे, BR अंबेडकर। एक और नाम आता है तेज बहादुर सप्रू की। क्या नाम आता है? तेज बहादुर सप्रू। नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तेज बहादुर जो सप्रू भी थे, उन्होंने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों कि भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का नाम क्या है? तो अखबार की जब भी बात आए तो ध्यान में रखिएगा कि भारत में प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र कौन था? द बंगाल गजट, जिसको 1780 ईस्वी में जो है कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। 1780 ईस्वी में। कब? 1780 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित किया गया था ये। अगर ये जो था, ये एक अंग्रेजी अखबार था। कैसा अखबार था? यह अंग्रेजी अखबार था, यानी समझ लीजिए कि अंग्रेजी में प्रिंट होता था। अच्छा, इसको किसने प्रकाशित किया था? तो नोट कर लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछता ही है। जेम्स हिक्की ने। किसने? जेम्स हिक्की ने। ये जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था मैंने आपको बताया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान में रखेंगे कि महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। मैंने कोड MH लिख दिया है। तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में जो है आत्मा रंग पांडुरंग, यानी ऑप्शन नंबर 3, आत्मा रंग पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। बाद में ये प्रार्थना समाज जो है ब्राह्मण समाज में जाकर के मिल गया था, राजा राम मोहन राय का द्वारा स्थापित किया हुआ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 6 का करेक्ट आंसर लगाएंगे 26 जनवरी, ध्यान में रखेंगे 26 जनवरी 1930 को जो है दोस्तों देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूर्ण स्वराज का ऐलान किया और 26 जनवरी 1930 को ही जो है दोस्तों जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने का निर्णय लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है कि काकोरी रेल कांड, काकोरी और रेलगाड़ी या लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? यानी राम प्रसाद बिस्मिल के साथ और किसने किया था? तो ध्यान में रखेंगे कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट जो था, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटी थी। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन, नोट कर लीजिए, आपसे पूछ सकता है, 8 डाउन ट्रेन में डाका डाल करके सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। ये था क्या? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के इसमें 10 मेंबर्स शामिल हुए थे। इन्होंने ही पूरे घटना को अंजाम दिया था। तो ये पूछ रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल के साथ और कौन शामिल था? तो आप आंसर लगाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाकुल्ला खां शामिल थे। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? तो सफ्रागेट्स मूवमेंट जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो सबसे पहले तो ध्यान में रखेंगे कि थॉमस पेन थे कौन? तो थॉमस पेन एक लेखक थे, राइटर थे, आविष्कारक थे, एक समझ लीजिए कि बहुत ही बुद्धिजीवी अमेरिका के जो थे वो नागरिक थे। ये इन्होंने, ध्यान में रखिएगा कि अमेरिका के स्वतंत्रता के युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन ने सामान्य बुद्धि, क्या है ऑप्शन नंबर 4, सामान्य बुद्धि से उपनिवेश लोगों को प्रेरित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपसे अध्यक्ष डायरेक्ट पूछ रहा है या कभी कभी आपको स्थायी अध्यक्ष भी पूछेगा, तो आप आंसर लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि अस्थायी पूछे तो आप लगाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष पूछा है तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आपसे संघ समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो आप जवाहरलाल नेहरू लगाएंगे। झंडा समिति का प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो आप भीमराव अंबेडकर लगाएंगे। अगर झंडा समिति का भी अध्यक्ष पूछेगा तो जेपी कृपलानी लगाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 12वां प्रश्न कहता है दोस्तों कि संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची के अलावे और क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आपसे साफ साफ पूछ रहा है कि राष्ट्रपति शासन का प्रावधान जो है यानी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो आप आंसर लगाएंगे 13 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 356 के तहत जो है दोस्तों ध्यान में रखिएगा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जबकि 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल और 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है 14 नंबर कहता है दोस्तों कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद और रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब आप देखिए, आपको इंग्लिश वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, तो शायद आप कुछ कैंडिडेट जो नए नए देख रहे होंगे या जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरा होगा उनको लगेगा कि ये रूल ऑफ लॉ है क्या, तो आप भूलेंगे नहीं। ये आपसे पूछ रहा है कि विधि के समक्ष समानता का जिक्र कर रहा है
कि विधि के समक्ष समानता का जिक्र जो है किसमें किया गया है, तो आप आंसर लगाएंगे अनुच्छेद 14 में किया गया है। अच्छा, अनुच्छेद 15 में क्या किया गया है, तो एक मूवी भी निकली हुई थी आयुष्मान खुराना का, आर्टिकल 15। इसमें क्या है कि इसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिंग, जाति, धर्म, वंश के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या कहा गया है, 16 में समान अवसर की चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। 15वां प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय मंत्री को डैश की सलाह पर डैश के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे 15वां प्रश्न का है दोस्तों, क्या कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य के में संपादन के लिए सलाह दिया जाएगा। ठीक है, जबकि आर्टिकल 75 क्या कहता है, एकदम नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछेगा ही, है ना। ये आर्टिकल 75 कहता है कि इसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है दोस्तों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। तो केंद्रीय मंत्री को किसके प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कहता है कि राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। 16 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, राज्यसभा में 30 वर्ष जबकि लोकसभा में 25 वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है। करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, 21 वर्ष, यानी जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हो जाते। अगला प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति आधारित है किस पर। तो सबसे पहले तो इसमें से जो आपका ऑप्शन कट सकता है आप काटने का प्रयास कीजिए। कभी कभी क्या कीजिए ना कि आपको एक सीट से मतलब है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको प्रचंड विद्वान नहीं बनना है, तो आप एग्जाम क्वेश्चन के ऑप्शन से खेलिए, जितना संभव हो सके खेलिए। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसा है जो कटेगा ही कटेगा। तो देखिए इसमें से 4 ऑप्शन मिस कर रहा है कि भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है। तो सबसे पहले तो आपका दिमाग में जाएगा अलगाव की नीति पर है क्या, बिल्कुल नहीं। और हस्तक्षेप की नीति पर क्या है, यानी दूसरे में इंटरफेयर करने की नीति पर है क्या, तो बिल्कुल नहीं। 2 ऑप्शन तो कट गया, अब बाकी बचा ए और सी। तो विश्व पर प्रभुत्व की नीति पर है, मतलब क्या है कि यानी विश्व पर आप कब्जा करना चाहता है भारत, नहीं। एक ही ऑप्शन बचा है, गुट निरपेक्षता की नीति पर यह आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। 19 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था। तो आंसर लगाएंगे 19 का 1977 ईस्वी में जो है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जो है पहली बार हिंदी में इन्होंने बोला था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। तो सूर्य ग्रह नहीं बल्कि एक तारा है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सा है। आंसर लगाएंगे नलगुटरम भूटान की मुद्रा है। अगला प्रश्न है कि ऊपरी वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो 22 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, एक चीज मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, आप सोचेंगे कि ये बार बार क्या बताया जाता है, तो आपको मैं कोशिश करता हूं कि जितना अधिक से अधिक आपको ट्रिक बताऊं और जहां आप फंसे वहां पर आपको याद कराने का प्रयास कराऊं, जो कि मैंने आपको D2M जिस आधार पे चैनल रखा है डायरेक्ट टू माइंड, वो आपको आना ही चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रीन हाउस गैस को 100% जानते भी नहीं हैं, और जानते भी हैं तो भूल जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ट्रिक सुन लीजिए, लिख लीजिएगा, ओ मीना कल काजल लगाना, नोट कर लीजिएगा, ओ मीना कल काजल लगाना। अच्छा, इसमें है क्या, ओ का मतलब ओजोन, यानी सारे ग्रीन हाउस गैस को मैं बता रहा हूँ। ओजोन, मीथेन, मी का मतलब मीथेन, ना का मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, कल का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी जिसको आप CFC कह सकते हैं। ठीक है, का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, जल का मतलब है जल वाष्प, और लगाना को यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। ये सारे के सारे जो है वो दोस्तों क्या हैं, ये है ग्रीन हाउस गैस, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मृत सागर यहाँ स्थित है, यानी मृत सागर कहाँ स्थित है। तो 23 का ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मृत सागर जो है वो इजराइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन के किनारे पर स्थित है, यानी इसमें करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन दिया हुआ है इजराइल, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि सोमासी प्रवाह देखा जाता है कहाँ। ये मंडी सुपरवाइजर, ये गलत प्रिंटिंग है। ठीक है, सोमासी प्रवाह कहाँ देखा जाता है। तो सोमासी प्रवाह जो है दोस्तों हिंद महासागर में देखा जाता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 25 नंबर,
कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो आंसर लगाएंगे 25 का ऑप्शन नंबर रूबी पाइपलाइन एक प्राकृतिक गैस लाइन है जो कि एशिया में नहीं बल्कि कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी यूएसए में है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये किस तरह का पाइपलाइन है? प्राकृतिक गैस का पाइपलाइन है। ये कहाँ है? यूएसए में। नोट कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से एक कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो आप आंसर लगाएंगे उत्तर प्रदेश। एक और ट्रिक सुनना चाहेंगे तो सुन लीजिए। हमारा जो देश है, देश से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। नोट करिएगा। मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झार। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मी मतलब मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये पूछता है क्वेश्चन भाई, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? कहता है कि भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? उत्तर पश्चिम में, ठीक है। ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम में, तो यहाँ पे कौन होगा? पाकिस्तान। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूलेंगे नहीं। आपसे पूछा है कि भारतीय राज्य सीमा में, कभी भी आप माउंट एवरेस्ट नहीं लगाएंगे, ये माउंट एवरेस्ट भारतीय राज्य सीमा में नहीं है। आपसे पूछा है कि भारतीय राज्य सीमा में कौन है, तो आप आंसर लगाएंगे कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 29 नंबर, क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत में नहीं बल्कि तिब्बत से निकलती है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति किसको कहते हैं? तो यानी वह जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है। यानी आप समझ लीजिए ना कि साफ साफ कौन सा ऐसा जानवर है जो भारत में नहीं बल्कि जो और भी कहीं पाया जाता है। तो आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर 4, गाय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है प्रश्न दोस्तों? कहता है कि राजकोषीय घाटे को कौन सा परिभाषित करता है? तो राजकोषीय घाटे को है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी राजकोषीय घाटा इक्वल्स टू कुल व्यय। और कुल व्यय में कौन कौन हो जाएगा? तो राजस्व प्राप्तियां प्लस में गैर पूंजीगत प्राप्तियां जब होगी तो ये राजकोषीय घाटा होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? कहता है कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किए जाने वाला खर्च क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप ध्यान में रखेंगे कि विद्यालय के इमारत का रिपेयरिंग हो रहा है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ये तो डेवलपमेंट हो गया, तो आप विकास को देखेंगे। दूसरा, डेवलपमेंट के लिए पूंजी लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। अगला प्रश्न है, कहता है कि मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चली थी? आपने सबको देखा होगा महाभारत, या सुना भी होगा प्राचीन समय में जो हुआ था। तो ये महाभारत की लड़ाई टोटल 18 दिनों तक चली थी। अच्छा, ये महाभारत लिखा किसने किया था? तो महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। इसको किसने लिखा था? महर्षि वेदव्यास ने इसे लिखा था, जिसको लिखने में लगभग 3 वर्ष लग गए थे। कितने लग गए थे? 3 वर्ष जो है ये इनको महाभारत लिखने में लग गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, 34 नंबर क्या कहता है? कि फासिज्म विश्वास करता है। फासिज्म कहाँ विश्वास करता है? तो ध्यान में रखेंगे कि फासिज्म विश्वास करता है एक दलीय प्रणाली पर। किस पर? एक दलीय प्रणाली पर। पहली फासिज्म जो है मूवमेंट जो कहाँ हुआ था? इटली में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। ध्यान में रखिएगा, कहाँ हुआ था ये? वो इटली में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था, वह दिन किस प्रकार मनाया जाता है? यानी रामानुजम का संबंध किससे रहा था? तो गणित से रहा था। तो इसका आंसर लगाएंगे राष्ट्रीय गणित दिवस से संबंध था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि माघ मेला किस दिन की शुरुआत होती है? आंसर लगाएंगे 36 का ऑप्शन नंबर 1, मकर संक्रांति को माघ मेला दिन की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, कहता है कि वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है प्रस्वेदन कहलाता है। प्रस्वेदन कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, मैंने जितना भी क्वेश्चन है, अगर आप सारे सेट को कंटिन्यू देख रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप देखते ही आंसर लगाएंगे। ठीक है,
38वां प्रश्न देखेंगे, क्या कहते हैं कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 शीर्षस्थ विभाज्योतक में जो है दोस्तों विभाजन की क्षमता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है। 39वां प्रश्न कहता है दोस्तों कि ऊतक जो पौधे में जल परिवहन करता है, यानी बार बार मैंने आपको क्वेश्चन कई बार बताया है कि जो जल का परिवहन करेगा वो जाइलम कहलाएगा, और भोजन यानी जिसको आप फूड कहते हैं यानी फूड का परिवहन करेगा तो फ्लोएम कहेगा। फ से फूड फ्लोएम, ज से जल जाइलम। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, कहते हैं कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से आदमी क्या होता है? तो मोटा हो जाएगा। वजन में कमी कहाँ होता है? ये मोटा हो जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो शरीर में ध्वनि यंत्र को दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 लॉरिंकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉरिंकस कहा जाता है। ये सब स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, हाँ एक चीज और ध्यान में रखिएगा, मैंने एक पिछले क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा चलेंगे। कहते हैं कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से तो मोटापा होता ही है, एक रोग भी होता है। उस रोग का नाम क्या है? तो ओबेसिटी। नोट कर लीजिएगा, ओबेसिटी इस रोग का नाम है। ये वसा को अधिक खाने से ये होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो एल्बो जो ज्वाइंट है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हिंज ज्वाइंट है। ठीक है, जबकि बॉल एवं सॉकेट का ज्वाइंट किसका है? तो ध्यान में रखेंगे ये जो है ये घुटने के ज्वाइंट को हम बॉल एवं सॉकेट के ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई क्या है? तो ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन नंबर 43 का 1 जीन। ये सब तो आप भूलेंगे नहीं। शरीर में आयोडीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 घेंघा रोग जो है शरीर में आयोडीन के कमी के वजह से होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि मशरूम जिसको आप कुकुरमुत्ता भी कहते हैं किसका उदाहरण है? तो आप आंसर लगाएंगे। ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो जो आप मशरूम खाते हैं वो कवक का उदाहरण है। किसका उदाहरण दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 कवक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि अस्थि सुषुम्नाता, ठीक है, अस्थि सुषुम्नाता जिसको आप ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं कि किसके कमी के कारण से होता है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 ये कैल्शियम के कमी के कारण से होता है। अच्छा, कौन से विटामिन में कैल्शियम मिलता है? तो कैल्सीफेरोल यानी विटामिन डी में ये कैल्शियम मिलता है। अच्छा, विटामिन डी के कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो नोट कर लीजिएगा कि बच्चों में रोग होने वाली जो रोग है वो कौन सी है? वो रिकेट्स है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 47 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो प्लांट को खाएगा। ठीक है, ये प्लांट को कौन खाएगा? तो हिरन खाएगा। ठीक है, तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हिरन जो है वो प्राथमिक उत्पादक होना चाहिए, है ना। हालांकि इसका आंसर गलत दिया हुआ, हिरन नहीं पादप जो है प्राथमिक उत्पादक कौन होना चाहिए? ये पादप होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हिरन द्वितीय उत्पादक होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है किन दो भौतिक राशियों की मात्रक समान है? तो 48 का करेक्ट आंसर लगाएंगे वेग और चाल का जो मात्रक है दोस्तों वो इक्वल है, यानी मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? 49वां प्रश्न कहता है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, यानी जब आप पहाड़ पर गाड़ी लेकर के चलते हैं तो गियर कौन सा रखेंगे? तो ध्यान में रखेंगे 49 का ऑप्शन नंबर 4 या तो 1 के बराबर या उससे अधिक। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? 50वां प्रश्न कहता है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित होगा? तो ध्यान में रखेंगे ये जो है एक टेबल है और यहाँ पर आप गोली मारते हैं तो ये पर जाकर के फंस जाती है, क्रॉस नहीं करती है। तो यहाँ पर केवल संवेग संरक्षित होगा। क्या होगा? केवल संवेग संरक्षित होगा। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 52 कहता है कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति को दुगनी की जाती है तो क्या होगा? मात्रा को स्थिर रखना है, यानी मास को स्थिर रखना है और वेग को डबल कर देना है, तब क्या होगा? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संवेग दुगना हो जाएगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि आज सबसे पूछ रहा है गतिज ऊर्जा, अगर क्योंकि ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर गतिज ऊर्जा दिया हुआ था ऑप्शन तो 2 दिख रहा है, या ऑप्शन नंबर 1 और 4 तो काटिए। ठीक है, स्थिर ऊर्जा त्वरण के इसमें जिक्र नहीं है।
P इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला mv, और K इक्वल टू क्या होता है हाफ mv², यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू। अब आप सोचिए कि इसमें जो है अगर हाफ mv² अगर करते हैं तो इसमें गति को दुगना कर रहा है, यानी वेलोसिटी को दुगना कर रहा है। अगर ये दुगना करता तो गति कितना होता, ये 4 गुना होता। तो ऑप्शन में तो दिया हुआ नहीं है, गति ऊर्जा तो दोगुनी हो जाती है, लेकिन P इक्वल टू आप एक और फॉर्मूला जानते हैं क्या, mv। तो जब ये वेग को दुगना कर रहा है तो संवेग भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा आंसर। अगला प्रश्न है कि बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग क्या होती है, तो ये छोटा होती है। और आप जानते हैं कि बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। दोस्तों ध्यान में रखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि ध्वनि मापक की इकाई को क्या कहते हैं, आंसर लगाएंगे डेसिबल, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कहता है कि इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान के खरपतवार को हटाने के लिए किया जाता है, तो कुल्हाड़ी के लिए क्या, नहीं, बिल्कुल खत्म कीजिए, हल को नहीं। अब बच गया कुदाल और कल्टीवेटर। कल्टीवेटर से क्या किया जाता है, मैं आपको बता देता हूं कि कल्टीवेटर से खेतों की जुताई की जाती है। क्या की जाती है, कल्टीवेटर से खेतों की जुताई की जाती है। बच गया आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 कुदाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी खरपतवार हटाने में कुदाल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी कौन सा क्रिया कहते हैं, तो 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाले वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, तो आंसर लगाएंगे वैद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है 57 नंबर क्या कहता है, सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ेगा, तो कौन सा द्रव ऊपर की ओर चढ़ेगा दोस्तों, तो ये हीलियम जो है दोस्तों ग्लास में रखने के बाद ये ऊपर की ओर चढ़ेगा। अगला प्रश्न है कि मक्खन किसका उदाहरण है, तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों मक्खन पायस का उदाहरण है। अच्छा, ये पायस होता क्या है, तो ध्यान में रखेंगे जब 2 या 2 से अधिक मिश्रण को मिलाने से ये पायस बनता है। क्या है पायस का निर्माण, जब 2 या 2 से अधिक मिश्रण को आपस में मिलाया जाता है तो पायस बनता है। तो मक्खन किसका उदाहरण है, आंसर लगाएंगे पायस का। अगला प्रश्न है 69 नंबर क्या कहता है, देख लीजिए 69 प्रश्न कहता है कि एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो जब आपको से संयोजक इलेक्ट्रॉन का बात पूछेगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप क्या लिखेंगे, 284, ठीक है, 284 यानी 8 2 10 4 14। तो आप ध्यान में रखेंगे जो अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वही इसके संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारे अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि उन तत्वों को समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हों। ठीक है, आप जानते हैं कि आवर्त सारणी में प्रथम 2 वर्ग ऐसे हैं, प्रथम और सेकेंड, जिसमें क्षारीय धातु ही हैं, है ना। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 60 का, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बेरिलियम, कैल्शियम, हाँ बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और सोडियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बटर स्कॉच किसके नवीन व्यापारिक किस्म है, तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 गुलाब की ये नवीन व्यापारिक किस्म है। अगला प्रश्न है कि संयोजक यौगिक क्या होता है, यानी संयोजक यौगिक के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों 62 का कि आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक और क्वथनांक दोनों होते हैं। 62 आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान में रखेंगे कि आयनिक यौगिकों में उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक दोनों होते हैं। तो पहला तो आपको आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर 1। अब क्यों होते हैं, क्योंकि विरोधी आवेशित आयनों के बीच आकर्षक का एक मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक बल होता है, इसलिए आयनों के बीच मजबूत संबंध बल को तोड़ने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि इसमें जो है संयोजिक यौगिक में गलनांक के उच्च गलनांक और क्वथनांक दोनों ऊंच होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, कहता है कि बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज कितना होता है। तो दोस्तों 63 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 6.8 से 9.2 तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो 64 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी अधातु मिलाई जाती है। तो 65 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 कार्बन जो है अधातु मिलाई जाती है। ध्यान में रखेंगे कि स्टेनलेस स्टील के दौरान
क्रोमियम का जो है वो 10.5% मौजूद होना चाहिए, जबकि कार्बन 1.2% मौजूद होना चाहिए, ध्यान में रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कहता है कि कार्बन 60 के एक अणु में कितने षष्ठकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? तो आंसर लगाएंगे, जब षष्ठकोणीय की बात करेगा तो 20 षष्ठकोणीय और 12 पंचकोणीय आकृति होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो जब उदंतपुरी का जिक्र करेगा तो आंसर लगाएंगे बिहार, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि सोन एवं गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? तो ध्यान में रखेंगे कि सोन नदी जो है दोस्तों वो गंगा में पटना के जो है फतुहा में आकर के ये मिल जाती है, यानी पटना जिले में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है, 69वां प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महाजनसंपर्क जो है अभियान शुरू किया? तो करंट अफेयर का प्रश्न है। तो महाजनसंपर्क अभियान का शुरुआत जो है दोस्तों 69 का ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान के अजमेर जिले में इन्होंने किया है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ जो कि ट्रेन हादसा था। बालासोर किस राज्य में स्थित है? ध्यान में रखिएगा कि बालासोर का जो घटना था दोस्तों वो लगभग मतलब 2 जून कितने को घटा था? ये 2 जून 2023 को ये घटना घटी हुई थी, जिसमें लगभग 10 से 12 डिब्बे करीब शाम 7 बजे पटरी से ये उतर करके बगल के ट्रैक पे चला गया था। ठीक है, ये पूछ रहा है कि बालासोर साइट है कहाँ? तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, ये उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे नोबेल पुरस्कार नोबेल का शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? लीजिए 19 का पूछ रहा है, तो आप 19 का जब भी जिक्र करेगा तो आप आंसर लगाएंगे 71 का ऑप्शन नंबर 1 नोबेल का जो शांति पुरस्कार 2019 इथोपिया के प्रधानमंत्री, ये कहाँ के? इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली थे। ठीक है, इन्हीं को जो है नोबेल का शांति पुरस्कार 2019 से मिला। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि 2023 का जो है नोबेल का शांति अवार्ड किसे मिला था, ये मुझे आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? ये रिपीट क्वेश्चन है, तो 72 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 26 जनवरी 1930 को। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो 100 बात की आप बस एक ही बात आप समझ लीजिए कि जितने भी हाई लेवल का नियुक्तियां होती है वो सारे के सारे राष्ट्रपति करती हैं। तो 73 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयुक्त करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ध्यान में रखेंगे कलपक्कम में ये है कामिनी। कौन सा? कलपक्कम, यानी तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है कामिनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 75 नंबर क्या कहता है? भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक जिसको लूनर प्रोब कहते हैं, चंद्रयान 1 को कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों 75 का कि चंद्रयान को श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 22 अक्टूबर, कब? 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था, यानी लॉन्च किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो ध्यान में रखेंगे कि स्वराज पार्टी के जो गठन हुआ था, इस दल का स्थापना जो हुआ था वो 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 2023, सॉरी 2023 नहीं, माफ कीजिएगा, 1 जनवरी 1923 को CR दास यानी चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ध्यान में रखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कहता है कि इनमें से किसने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ध्यान में रखेंगे 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बैरम खां, जो कि अकबर के शासनकाल में अकबर का संरक्षक था, रिवेन्यू डिपार्टमेंट का संरक्षण था। ठीक है, इनको खाना की उपाधि दी गई थी। बाद में जो है खाना की उपाधि जो है 1785 ईस्वी में, दोस्तों ध्यान में रखेंगे 77 नंबर प्रश्न का, 1584 ईस्वी में, कब? 1584 ईस्वी में बैरम खां ने रहीम को खाना की उपाधि के द्वारा जो है वो सम्मानित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य में नहीं गुजरती है? मुझे फिर नहीं पता है, शुरुआत में ही मैं एक ट्रिक बता दिया हूं, फिर भी आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 असम से ये नहीं गुजरती। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत ने डैश यानी कब पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और अपना समर्थन दिया? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्योटो प्रोटोकॉल का जो है वो
अपनाया कब गया था? तो दिसंबर 1997 ईस्वी में जापान का एक शहर है क्योटो, वहीं अपनाया गया था। बाद में ये जो है फरवरी 2005 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? फरवरी 2005 में। लेकिन 26 अगस्त, कब? 26 अगस्त 2002 को जो है भारत क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि भारत में सूखा पर्वत क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, चौथी पंचवर्षीय योजना है। इसके बारे में ध्यान में रखेंगे कि सूखा पर्वत क्षेत्र कार्यक्रम जो है दोस्तों 1973 से लेकर के 1974 के दौरान एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है, जो एक एकीकृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। सूखा पर्वत का क्षेत्र कार्यक्रम की चतुर्थ जो है वो कौन से पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना में ये चलाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? कहता है कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व छात्र दिवस दोस्तों 17 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? आंसर लगाएंगे उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में श्री लिंगराज मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में क्वेश्चन नंबर 83 राज्य में नाभिकीय संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट स्थित नहीं है? तो महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, तमिलनाडु में है, बचा क्या? बिहार में अभी एक भी नाभिकीय संयंत्र या न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा, ठीक है, यह कथन किसका है? तो ये जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत जो है दोस्तों दिया गया है। ये आप समझ सकते हैं कि रीट को जो है आर्टिकल 32 में रखा गया और आर्टिकल 32 को ही जो है दोस्तों संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है दोस्तों कि इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी, जिसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहते हैं, की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? तो 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 29 जुलाई 1957 की इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम हेडक्वार्टर की बात कर ले तो इसकी हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वियना की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में है। ठीक है, सॉरी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रिया, न कि ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में इसकी हेडक्वार्टर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो आप अधिक से अधिक शेयर करें और अगला जो सेट होगा वो प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 21 लेकर के आया जाएगा। ठीक है, हमारे सेट से आप कंटिन्यू बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।